मैं अमरीन खान और आप देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट यूसीएन टीवी नेटवर्क। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताज़ा खबरों पर। आचार संहिता लागू होने के कारण मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से सरला बेट न जाने का, लेकिन साखली धरना आंदोलन रहेगा जारी का हुआ फैसला। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वहाँ, मस्जिद और नांदेड़ का बहुत पुराना रिश्ता है कहते हुए नांदेड़ मतदार संघ से चुनाव लड़ने की पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने की घोषणा। क्या दमड़ी महल ऐतिहासिक धरोहर की लिस्ट से है बाहर? क्यों हो रही है दमड़ी महल की और प्रशासन की लापरवाही? हिंदुस्तान भर में फैले हुए सिटी समोसाज की वालूस पंढरपुर में हुई फ्रेंचाइजी शुरू। कलेक्टर ऑफिस में चल रहे मनमानी कारोबार के अनदेखी पर ज्येष्ठ पत्रकार ने डाला उजाला। टीवी सेंटर के संजय गांधी मार्केट के कारोबारी कचरा उठाने पर क्यों है मजबूर? क्यों नहीं पहुंच पा रही है मनपा की घंटा गाड़ी इस एरिया में? आचार संहिता लागू होने के कारण मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से सरला बेट पर जाने का फैसला स्थगित किया गया है। वैजापुर से सरला बेट की ओर जाने वाला रास्ता काफी छोटा रास्ता है, जिसके कारण शहर के आसपास परिसर के नागरिक सरला बेट की ओर जाने के लिए मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के साथ आते हैं, तो यहाँ पर आचार संहिता के चलते ये मार्च कुछ और ही रुक ले सकता है। इसलिए एहतियात के तौर पर मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से सरला बेट पर जाने का फैसला स्थगित करते हुए साखली धरना आंदोलन जारी रहेगा, ये फैसला लिया गया है। तो आप एग्जीक्यूशन क्यों नहीं करते? अभी हमारी सिंपल एक डिमांड है कि इतने एफआईआर होने के बाद उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो आप अरेस्ट कर लीजिए उसको, हम एक मिनट में धरना खत्म कर देंगे। ये धरना आगे भी जारी रहेगा? धरना तो जारी है अभी। सरला बेट जाने की भी कैंसिल हो जी, 18 तारीख का जो कल मुलतवी पोस्टपोन। आगे जाने का फैसला होगा। अगर ये डिमांड्स को सामने रखकर दोबारा भी फैसला हो सकता है। ये धरना चलना है। अच्छा, अभी ये जुमा तक तो है। अच्छा, क्योंकि हम हर 8 दिन को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर आपको वैजापुर जाना, श्रीरामपुर वैजापुर के दरमियान में जाना हुआ आपका? हाँ, वो मुलतवी किया गया। वो सरला बेट का जो मार्च है वो हमने पोस्टपोन किया। अभी पुलिस प्रेशर की वजह से आपने पोस्टपोन किया है या नुमाइंदा काउंसिल की कमेटी ने मशवरा लेके पोस्टपोन? देखिए, प्रेशर की अगर बात करेंगे तो हमने तो अब तक किसी का प्रेशर एक्सेप्ट नहीं किया है। लोग बोलते रहे आके उठो करो सारी बातें। जो रियल सिचुएशन है उस पर हमने जायज़ा लिया है। एक तो आचार संहिता लगी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। दूसरे 144 लागू कर दिया उन्होंने। 3 से 4-5 लोग इकट्ठा जमा होने, अगर कोई केस पुलिस बनाना चाहती है, हम पे बनाए वो अलग बात, हम पे बने कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक आदमी जो बाहर से आ रहा है, 4 लोगों को ला रहा है, उसके ऊपर केस होता है औरंगाबाद में, उसकी ज़मानत ली जाए, उसके मामला निपटे जाए, वो आएगा दूसरे गांव से यहाँ, उसकी कोर्ट कचहरियों के मामला बढ़ेंगे। इसलिए हमने लोगों की सहूलत को सामने रखकर ये मुनासिब समझा कि इसको पोस्टपोन करें। दूसरी वजह यह है कि जो वैजापुर से सरलापेट का जो रास्ता है बहुत नैरो रास्ता है, वो सिर्फ 20 फीट का रास्ता है और अतराफ में पूरे गांव हैं। उनके जो मानने वाले अनुयायी लोग हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ हो सकती है कि वही कुछ लोग आ रहे हैं तो हमको भी तैयार रहना चाहिए। तो एक उसूली बात होने के बजाय ये हिंदू मुस्लिम टेंस बनने की वो है, और हम ये नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम टेंस पैदा हो इसमें, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं उसके सामने। और लोग जो सिलसिले में अगर ये हिंदू मुस्लिम खेल काट खेलते रहेंगे और हमारे ये इशू को, असल इशू तो आहनत का है, असल इशू तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, आहनत का ये इशू रह जाएगा। और फसाद वगैरह अगर शुरू हो जाते हैं तो आइंदा जो इलेक्शन है उस पर भी इफेक्ट होगा डेफिनेटली। और ये इलेक्शन में उन लोगों की बाजीगरी चल जाएगी, जादूगरी,
जिन लोगों ने कंधे पे हाथ रख के कहा था कि इनके बाल को भी धक्का नहीं लगने देंगे। अभी तो आचार संहिता चल रही है, सरकार भी कोई फैसला नहीं ले सकती, तो मुनासिब है आगे चलते रहना है सिलसिला धरने आंदोलन का। तो मैंने कहा ना भी ये जुमा तक तो हमने पिछला वक्त, ठीक है, आचार संहिता इलेक्शन तो अभी कल डिक्लेयर हुए हैं, हमारा तो 1 महीने से सिलसिला चल रहा है। हम हर 8 दिन को इसको जो है आगे बढ़ा रहे हैं। पहले 8 दिन के लिए बैठा था, उससे पहले एक दिन हमने 8 दिन फिर बढ़ाया, इस तरह ये जुमे तक हमने बढ़ाया। अब जुमा में कल एक डिसीजन लेके जुमा के बारे में बात करेंगे हम। पुलिस कमिश्नर साहब के साथ आज मीटिंग थी, क्या डिसीजन हो? उन्होंने पुलिस कमिश्नर उन्होंने यही सूरत हाल बताई। एक तो आचार संहिता की बात की उन्होंने, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, 144 की बात की उन्होंने जो है कम्युनल जो सिचुएशन है उस पर बात की, और कहा कि हमारा एरिया तो ये है, हम उसको तो देख लेंगे, लेकिन उसके बाद वाला एरिया भी जो है वो एरिया में क्या होगा इसका कुछ कह नहीं सकते, जो हालात है उसके साथ। तो हमको ये लगा कि महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, अगर सिर्फ औरंगाबाद की बात होती तो देखा जाता, लेकिन महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता अगर मसाइल ज़्यादा बढ़े उनके, तो उनके जाने आने की तकलीफ में और इजाफा हो जाएगा। उसके पेश नज़र हमने जो है इसको जो मुलतवी किया है। महाराष्ट्र से जो लोग आने वाले थे, आपने उम्मीद लगी कि आपका जाने का प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया है? अभी ये आपके ज़रिए से जो इन्होंने पढ़ा है, ये ख़त के ज़रिए से, और फिर हम जिन लोगों ने हमसे संपर्क किया है, जिनको हमने यहाँ बुलाया था, जो 6 तारीख को लोग आए थे महाराष्ट्र से, सबसे इंडिविजुअल संपर्क करके हम बात करेंगे। उनको कॉन्फिडेंस में लेंगे ना, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बताएंगे कि वजह क्या है इसको मुलतवी करने। सरकार तो चले गई, आप राज्यपाल और पुलिस प्रशासक है, तो आप राज्यपाल से और ये डीजी से क्या इत्तला करेंगे? इस माध्यम से चल रहा है। नहीं तो हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, हमारे डिमांड अभी भी बाकी है। पुलिस प्रशासन जो है स्टेट गवर्नमेंट से आज़ाद हो गया है, इलेक्शन कमीशन के तहत आ गया है, तो अब अगर वो चाहे तो एक्शन ले सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि प्रशासन जो है, जो इतने FIR हुए हैं उसका संज्ञान दे और उसको गिरफ्तार करे। ये 1 महीने के धरने जो आप लोग बोले, इसका क्या असर हुआ है सरकार पे, और कुछ कार्रवाई का नजर आया है कि डिमांड पूरी हुई कि एक तो इसमें पुलिस प्रशासन से भी जो हमारी मीटिंग हुई, उसमें पुलिस आयुक्त ने ये कहा है कि हमने आपके जो डिमांड्स है, हमने 3 से 4 मरतबा रास्त इसकी जो तो हायर अथॉरिटीज़ को भेजे हैं और इसकी इत्तला की है, और कहा है कि इनकी डिमांड पे जो है तो अमल दरामद होना चाहिए। अब दूसरी आपकी जो बात चल रही थी अभी कि अभी क्या बात हुई आपकी? हाँ, क्या इसके असरात ये हुए कि उन्होंने मतलब हमारे ताल्लुक से बहुत सीरियस जो तो उन्होंने अपने तरफ से रिकमेंड भेजा है, और इस पर हाँ एक बात हमने ये की उनसे कि अब आपको किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट चलेगी, अब आज आप कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, तो हमने ये कहा उनसे कि अब आप डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप एग्जीक्यूशन क्यों नहीं करते? अभी हमारी सिंपल एक डिमांड है कि इतने FIR होने के बाद उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? तो आप अरेस्ट कर लीजिए उसको, हम एक मिनट में धरना खत्म कर देंगे। नांदेड़ के अहम जिम्मेदार है जिन्होंने ये पोस्ट घुमाई है कि नांदेड़ मतदार संघ से हमें लोकसभा इलेक्शन लड़ना चाहिए। नांदेड़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। जब महाराष्ट्र में पहली बार मजलिस आई थी, पूरे महाराष्ट्र में एकलौता एक मुस्लिम MP था जिसे हराने की पुरजोर कोशिश की गई। नांदेड़ से सबसे ज्यादा कॉर्पोरेटर हमारे हैं। महाराष्ट्र में बाई इलेक्शन होने जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा के इकलौते सीट का नांदेड़ के अंदर, वहां के लोगों की ख्वाहिश है कि हमने इस बार मैदान में उतरना चाहिए, तो हम उतरेंगे मैदान में। 2 ही चीजें होती है, एक तो हारेंगे या जीतेंगे। इस तरह पूर्व सांसद इम्तियाज जलील इन्होंने नांदेड़ से विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। घूम रही है तो पर्सन भी कुछ होगा उसके अंदर सच्चाई इसमें, और पोस्ट घुमाने वाले जो है वो मेरे नांदेड़ के अहम जिम्मेदार जो है वो लोगों ने ये पोस्ट डाले हैं।
क्योंकि उन्हीं की ख्वाहिश है कि नांदेड़ से इस बार लोकसभा का इलेक्शन हमने लड़ना चाहिए करके। नांदेड़ हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर है, वहाँ पे मजलिस को बहुत मकबूलियत मिली थी, बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला था जब महाराष्ट्र में पहली मर्तबा मजलिस आई थी। सबसे ज़्यादा कॉरपोरेटर्स हमारे नांदेड़ में ही हुआ करते थे। उसके बाद विधानसभा के भी इलेक्शन हमने लड़े हैं, और इस बार जब बाई इलेक्शन होने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर इकलौता एक लोकसभा की सीट का नांदेड़ के अंदर, तो वहाँ के लोगों की ख्वाहिश है कि नहीं, हमने इस बार मैदान के अंदर उतरना चाहिए। एक तरीके से अगर देखा जाए तो लोगों के अंदर एक बहुत नाराज़गी है, चिढ़ है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर इकलौता एक मुस्लिम एमपी था, उसको हराने के लिए जिस तरीके से राजनीतिक साजिशें की गई है, पैसे का इस्तेमाल किया गया है, तो अब लोगों के अंदर उस चिढ़ को देखते हुए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं, इम्तियाज़ अली ने इलेक्शन लड़ना चाहिए करके, तो हम उतरेंगे मैदान के अंदर, किस्मत आजमाएंगे। दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आप हारते हैं या जीतते हैं। देखिए लोकसभा की एक ही बाई इलेक्शन की सीट आई है, वहाँ के जो सिटिंग एमपी है उनकी डेथ के बाद ये बाई इलेक्शन होने जा रहा है। अगर कोई और उससे बेहतर अगर होती कॉन्स्टिट्यूएंसी तो वहाँ पर विचार करे होते, लेकिन चूंकि इकलौती एक सीट है, और जैसा मैंने आपको बताया है कि मजलिस का और नांदेड़ का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, हमारा बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वहाँ पर, तो हमने नांदेड़ के अंदर जाने का फैसला किए है। ये ठान लिया कि हमें वहाँ से लड़ना है। देखिए मैं जरांगे पाटिल साहब से पहली मर्तबा मिला हूँ ऐसा नहीं है। जब उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था उस वक्त भी मैं उनके गांव गया था। यहाँ पे जब वो एडमिट थे तो 2 मर्तबा मैं हॉस्पिटल जाके उनसे मुलाकात की थी। और इस बार यकीनन जब इलेक्शन के करीब अगर राजनीतिक पार्टी के लोग अगर एक दूसरे से मिलते हैं तो कोई मौसम के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। नेचुरल है कि पॉलिटिकल उसके ऊपर ही चर्चा और जो सोशल माहौल जो चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, इसी के बारे में चर्चा हुई होंगी उसमें, और हमने करे है। और आकर जो भी हमारी चर्चा हुई है हम बाहर आकर बताया है लोगों को, मीडिया के सामने भी हमने, आपने सवाल किया हमने जवाब दिया, हम क्यों आए थे, कैसे आए थे करके। जरांगे पाटिल साहब की एक बात मुझे पसंद आई थी, उन्होंने कभी भी मतलब ये नहीं कहा है कि किसी एक जात के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम जात और धर्म के ऊपर उठकर हम सभी लोगों को समाविष्ट करना चाहते हैं जिन जिन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है करके उसमें। और एक अच्छी बात यह है कि जैसा मैं जरांगे पाटिल साहब के बारे में यही कहूँगा कि देखिए एक समाज, किसी एक मामूली सा आदमी, एक सादा सा आदमी गांव का उसके पीछे अगर जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी जो प्रामाणिकता है अपने समाज के प्रति, इस वजह से पूरा समाज एक आवाज़ के ऊपर उठ के उसके पीछे जा रहा है। तो यकीनन अब हमारी भी सोच यही है कि जितने भी एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ और एस्टैब्लिश्ड नेता है महाराष्ट्र, लोग हैं तो उनका चेहरा भी नहीं देखना चाह रहे हैं उसमें। आप खुद देखिएगा अभी जो हुकूमत के अंदर बैठे थे, लोगों ने वोट किसको दिया था, हुकूमत में वो जाके किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ दोस्ती कर लिए, किसके साथ गले मिल लिए है करके, तो लोगों का विश्वास अब राजनीति के ऊपर से ही ख़त्म होता जा रहा है। तो उनको एक ऑल्टरनेट देने के लिए हम सोच रहे हैं क्यों ना एक नया एक समीकरण तैयार किया जाए करके। चलिए शुक्र है आपने माना तो सही है कि MIM की ताकत यहाँ पर अच्छी है, अच्छी ही नहीं है बहुत अच्छी है यहाँ पे, और हम पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे जहाँ जहाँ पर भी लड़ना है। हमने बहुत पहले अपना प्रस्ताव महाविकास आघाड़ी को दिया था, अभी तक उनके पास से कोई बात नहीं आई है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, हमारे कैंडिडेट्स पूरे तैयार है। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं, या तो आप साफ तरीके से बोल दे हाँ या ना। हाँ बोले तो भी हमारी स्ट्रेटजी तैयार है, ना बोले तो भी हमारी, आप अपनी ताकत दिखाना, फिर हम हमारी ताकत दिखाएंगे। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे हैं, बेहिसाब लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उसमें से किसी एक का नंबर लगेगा उसमें। या आप दोनों जगह से लड़ेंगे? हो सकता है, मैं तो क्लियर कहा हूँ ना। अगर मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा कि नहीं सिर्फ लोकसभा लड़ो तो लोकसभा लड़ेंगे, उन्होंने कहा नहीं विधानसभा ही लड़ो तो विधानसभा लड़ेंगे, उन्होंने कहा कि दोनों जगह लड़ो तो दोनों जगह लड़ेंगे, और उन्होंने कहा कि नहीं दोनों जगह मत लड़ो, तुम लड़ो ही मत, तो नहीं। शहर के कई ऐतिहासिक धरोहर को सरकार की तरफ से आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से सुशोभीकरण के रिपेयरिंग के साथ उसकी खूबसूरती बढ़ाने का काम किया गया है। महानगर पालिका प्रशासन के स्मार्ट सिटी कार्यालय की ओर से शहर के ऐतिहासिक चीजों को मजबूत बनाने का कार्य किया जाता है, लेकिन दमड़ी महल के साथ महानगर पालिका प्रशासन, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट इस तरह से नजरअंदाजी क्यों कर रही है, ये बहुत बड़ा सवाल कई ऐतिहासिक इमारतों, दरवाजों के रिपेयरिंग के काम के बाद उठना जायज है।
मेरे बैक साइड आप लोग जो देख रहे हैं ये ऐतिहासिक दमड़ी महल है। एक तरफ अगर मैं देखूं सारे शहर में विकास के काम हो रहे हैं, सारे विकास के जिस तरीके से ये आपको लग रहा होगा यहाँ पर ग्रिल लगाई गई है, साफ सफाई आपको यहाँ पर नजर है, लेकिन क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि दमड़ी महल के साथ नाइंसाफी की जा रही है। ऐतिहासिक चीज़ें अगर आप बनाने को चाहे तो आप ये नहीं बन सकता। इसके ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि झाड़ जो अनचाहे झाड़ है वो आ रहे हैं, इसके अंदर गंदगी पड़ी हुई है। तो प्रशासन को ये चाहिए, औरंगाबाद अपडेट्स आपसे ये अपील कर रहा है कि आप इस दमड़ी महल को बचाने की कोशिश करें। एक तरफ अगर मैं देखूं कहीं से दीवारी मुझे गिरती नजर आ रही है। अगर आप पूरे विकास की अगर बात करें तो हर तरफ विकास नजर आ रहा है, लेकिन क्यों आखिरकार दमड़ी महल के साथ नाइंसाफी क्यों जा रही है? क्योंकि ऐतिहासिक जगह अब अगर हम इस ज़माने में इस वक्त अगर बड़े से बड़े इंजीनियर भी आ जाए तो इस चीज़ों को वो नहीं बना सकता। जब हमको ये सारी चीज़ें पता है, जब आपको पता है कि अब सारे इंजीनियर मिलकर भी इस तरीके की चीज़ वो नहीं बना सकते। आप यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे इतना लाखों रुपए खर्चा करके यहाँ पर खूबसूरती तो बनाई गई, साइड से पूरा इसको घेर दिया गया, झाड़ लगा दिए गए, लेकिन दमड़ी महल के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? तो औरंगाबाद अपडेट्स ये अपील कर रहा है कि आप जो है दमड़ी महल की हिफाजत करें, क्योंकि इसकी तरह ऐतिहासिक चीज़ें अब नहीं बन सकती। तो औरंगाबाद अपडेट्स चाहता है कि इसको पूरी तरह आप लोग जो है इसकी हिफाजत करें। ड्रीम्स एंटरप्राइजेस की तरफ से सिटी समोसा कंपनी की फ्रेंचाइजी वालूज पंढरपुर में शुरू की गई है। सिटी समोसा की फ्रेंचाइजी पूरे हिंदुस्तान में है और पंढरपुर वालूज में शुरू किए गए फ्रेंचाइजी शॉप में बड़े ही साफ सफाई के साथ हाइजीनिक तरीके से समोसे तैयार किए जाते हैं और कस्टमर को बहुत प्यार से गर्मा गर्म खिलाए जाते हैं, जिसकी जानकारी सिटी समोसा के पंढरपुर फ्रेंचाइजी ओनर इन्होंने दी है।
सिटी समोसा ये एक कंपनी है थाने की, और ये कंपनी जो है इनके फ्रेंचाइज पूरे ऑल ओवर इंडिया है। 114 नंबर की ब्रांच मेरी है। उसके अलावा और दूसरे गुजरात में इनकी ब्रांचेस है, महाराष्ट्र में भी इनकी ब्रांचेस है, और ये आगे दिल्ली में भी इनका प्लान है। और सिटी समोसा ये एक हाइजीनिक जगह है। यहाँ पर जो है लाइव किचन है, कोई फ्रोजन फूड नहीं है। यहाँ पे सब बनता है, लाइव बनती है, सब रॉ मटेरियल यहीं पर है, सब पूरा यही टोटल तैयार होता है और गर्म जो है तो सर्व किया जाता है। साफ़ सफाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सही बोले आपने। वैसे हमारा किचन एकदम हाइजीनिक है, रोज़ वॉशिंग होती है किचन की भी, बर्तन की भी, साफ़ सफाई पूरी होती है, सब साफ़ सफाई का पूरा अच्छे से ध्यान दिया जाता है। फ़ोनपे का भी ऑप्शन है, फ़ोनपे भी कर सकते हैं, और होम डिलीवरी का ऑप्शन भी है। 100 समोसे से आगे कितने किलो? 100 समोसा, और उससे आगे के लिए हम होम डिलीवरी दे लेते हैं। अच्छा, तो उसका कुछ चार्जेस रहेंगे या फ्री? चार्जेस नहीं रहेगा, 100 मिनिमम क्वांटिटी रहना चाहिए, मिनिमम 100 चार्जेस। तो ऐसा कुछ होगा आपका 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर? ये 4 किलोमीटर के एरिया में, पंढरपुर वाली के एरिया में हम कर सकते हैं उसको। अच्छा, तो आप देखने में आता है कि हमारा जो दर्शक आपकी देखेगा तो शादी पार्टी के आप ऑर्डर लेते हैं? बिल्कुल, शादी के ऑर्डर लेंगे, जो साखरपुड़ा होता है, बर्थडे होता है, गेट टुगेदर है, किटी पार्टीज है, इन सब के ऑर्डर्स लिए जाते हैं। आमतौर पे ये भी देखने में आता है जो वीआईपी लोग रहते हैं बड़े बड़े होटलों में करते, ये ठीक है लोकल तौर पे जो है तो आप ऑर्डर लेते हैं, लेकिन बड़े बड़े जैसा अम्बेसडर है, ताज है और न्यू 5 स्टार होटल है, तो उस पर भी आप जो है तो प्रोवाइड करेंगे? अगर डिमांड आती है तो करेंगे। अभी तो शुरुआत है, अगर डिमांड आती है तो बिल्कुल करेंगे। तो उनसे कुछ चार्जेस लेंगे आप? चार्जेस नहीं, वो हम कंपनी से बात करके बताएंगे। कंपनी से? क्योंकि हमारा कंपनी से टाई अप है, हम बात करके बताएंगे। अच्छा, दूसरी बात आपके पास क्या क्या मिलता है, नाम बताइए उसके। जैसे अभी ये 4 सिटी समोसा है, सिटी समोसा पाव है, दही समोसा है, जैन समोसा है, और इनकी लस्सी, छाछ, चाय ये भी होती है। वड़ा पाव है, जो सिटी जंबो वड़ा है, सिटी जंबो वड़ा पाव है, क्रिस्पी वड़ा है, ब्रेड पकौड़ा है, क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, और सब ताज़ी और गर्म। तो सर डेली आप ताज़ा बनाते हैं क्या, रात का है ऐसा कुछ? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, हर घंटे को आइटम जो है तो नया गरम बन के आता है किचन से। किचन भी यही है अटैच। अच्छा, और उसके साथ समोसे है, आमतौर पर पब्लिक को समोसा है, वड़ा है, सैंडविच है, या फिर जो भी उसके साथ खाने के वास्ते आपके पास क्या रहेंगे उसके साथ में? ऐसा टमाटो सॉस है? टमाटो सॉस भी है, हमारी स्पेशल चटनी है सिटी समोसा की, 2 टाइप की चटनी है जी, एक रेड है, एक येलो है, दोनों चटनी उसके साथ अवेलेबल है। अच्छा, आप शहर वासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे टेस्ट के बारे में? टेस्ट के बारे में मैं बोलूँगा, पर्सनली मैं ये बोलूँगा टेस्ट बहुत अच्छा है। मेन बात हाइजीनिक है, साफ़ सफाई है, और टेस्टी बहुत है। सब लोग आके टेस्ट करिए, ये मेरी गुजारिश है सबसे। कल उद्घाटन में कौन कौन आया था, उनके नाम बताइए। कल उद्घाटन में हमारे यहाँ के जो सरपंच साहब हैं, शेख अख्तर साहब आए थे, और बनकर भाऊ भी आए थे, और सिटी के कुछ हमारे लोग भी आए थे, रिश्तेदार भी है, और कुछ ये भी आए थे, दोस्त अहबाब भी। आखिरी में आपका एड्रेस बताइए, आपका फ़ोन नंबर बताइए, गूगल पे वाला के कस्टमर आपको फ़ोन पे कर सकते हैं, ऑर्डर मंगा सकते हैं। आपका नंबर एड्रेस? नंबर मेरा है 9765448897, और एड्रेस अपना है पंढरपुर वालूज MIDC का टी पॉइंट। शहर के टीवी सेंटर एरिया के संजय गांधी मार्केट में महानगर पालिका की तरफ से घंटा गाड़ी कचरा उठाने के लिए नहीं आती है। यहाँ के व्यापारी खुद कचरा संकलन का काम करते हैं। क्या कारण है जो महानगर पालिका प्रशासन इस समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है? तो खराड़ दो, बोला खराड़ थोड़ा तो क्या करूँगा? तुम्ही घाबरू का राहिला, तुम्ही तुझ्या वयाला तुम्ही घाबरू का राहिले? ते पत्रकार आहेत, ते फोटो काढते टाकते ना, आपल्याला काय घेणे नाही ते. असं का? महानगरपालिकावाला येत नाही इथं, और त्यांना सांगून कंटाळून गेलो मी, और आता ते भैयाला म्हणलं मी 100 रुपये देऊन ते कचरा उचलून राहिलं ते.
आता काय करायचे, महानगरपालिकावाल्याला ॲक्शन घ्या बरं. और एवढं जे थोडंफार कचरा राहतं, इकडं बघा, इकडं पण भरपूर कचरा आहे. हे असं लकडं ठेवून देतं लोक, काय कचरा आहे इथं बघा बरं, असं सगळं कचरा पडलेलं राहतं. त्यामुळं मी म्हणून राहिलं की सगळं कचरा आहे ना, सगळं उचलून घेऊन जायचं महानगरपालिकावाल्याला. एवढी विनंती आहे माझी की एवढं सगळं कचरा उचलून घेऊन जायचं. सर हाँ जो प्रॉब्लम है, ज्येष्ठ पत्रकार की तरफ से कलेक्टर ऑफिस तथा कलेक्टर इनका अपने कार्यालय में चल रहे मनमानी कारोबार की तरफ ध्यान नहीं है। गरीब जनता की अनेक समस्याओं को जिलाधिकारी कार्यालय नजरअंदाज करते हुए उन्हें परेशान कर रहा है, ऐसा सीधा आरोप किया गया है। नमस्कार, पत्रकार बंडेरा जोशी बोलतो. अंतुर गायकवाड याने अतिक्रमण काढावं म्हणून 2 वेळा उपोषण केलं. त्याची कोणी दखल घ्यायला तयार नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये, कमिशनर कार्यालयामध्ये उपोषण केलं. अहो, कमलाकर भानदार गोसावी जिल्हा कोर्टाचं निकाले, त्या बापना मॅडम 10 वेळेस झाले, निकालच द्यायला तयार नाही. एवढा गरधान कारभार या महाराष्ट्रामध्ये, या शासनामध्ये चालतो. आणि जिल्हाधिकाऱ्याची साहेबांची टी म्हणतात कोर्ट अहवाल दाखल करा. म्हणजे गोरगरीब जनतेला न्याय द्यायचाच नाही, कोर्टामध्ये चक्र मारा. अशा प्रकारची शासन प्रणाली या लोकशाही राज्यामध्ये असावी ही फार वाईट गोष्ट आहे. आणि म्हणून जिल्हाधिकारी साहेबांचं काम आहे की आपल्या खात्यामध्ये काय गोंधळ आहे, पण ते पाहायलाच तयार नाही. माझा त्यांच्याच आक्षेप आहे की जिल्हाधिकारी चौधरी साहेब आहेत, त्यांच्याच खात्यामध्ये लक्ष नाही असा माझा त्यांच्यावर ठपका आहे. आणि औरंगाबादचे कमिशनर साहेब आहेत, त्यांनीसुद्धा या बाबतीत लक्ष घाललं पाहिजे, पण त्यांनाही देणं घेणं नाही. गोर गरीब जनतेला विचारतं कोण? अशा प्रकारचा अनागोदी कारभार सध्या महाराष्ट्रात चालू आहे. एवढं सांगून या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.